ना धूप जलाती दिन की उसे, ना काली रात सताती है, डटा रहे वो खेतों में जब तक ना फसल पक जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम किसान की आवाज में, जो कि समर्पित है हमारे देश के उन मेहनतकश किसानों को जो कि हम सब के लिए अन्न का इंतजाम करते हैं। ये कार्यक्रम समर्पित है किसान की उस आवाज के लिए, वो जब बुलंद होती है तो हमारे घर की भोजन थालियों में झंकार के रूप में सुनाई देती है। इस कार्यक्रम में हम अक्सर आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो किसान आवश्यकता में आविष्कार को जन्म देते हैं, जो किसान अपने खेत में कठिनाइयों को पार करते हुए और दूसरे किसानों की कठिनाइयों को समझते हुए कुछ ऐसी मशीनों का आविष्कार कर देते हैं, कुछ ऐसे जुगाड़ बना लेते हैं जो कि बाकी किसानों के लिए वरदान साबित होती है। आज ऐसे ही एक शख्सियत, ऐसे ही एक युवा किसान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि सीकर से, राजस्थान के सीकर से आए हैं और उनका नाम है श्रवण कुमार बाजिया। जी हाँ, श्रवण कुमार बाजिया, जिन्होंने प्याज के लिए एक ऐसी मशीन डेवलप की। अक्सर जब हम प्याज लगाते हैं तो उसके लिए पौध लगानी पड़ती है, जिससे कि बहुत सारा मेहनत लगती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। परंतु इन्होंने एक ऐसी मशीन जनरेट की, एक ऐसी मशीन का इनोवेशन किया जिसमें पौध नहीं लगानी पड़ती, प्याज के पौधे नहीं लगाने पड़ते, बल्कि सीधे बीज लगाए जाते हैं और बीज से प्याज उग जाता है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा श्रवण कुमार बाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम किसान की आवाज में। नमस्कार सर। श्रवण जी, आप 10वीं तक पढ़ने के बाद शहर की तरफ चले गए, आपने मोटरसाइकिल की वर्कशॉप शुरू कर दी और उसके बाद जब आपके खेत आपको पुकार रहे थे, आप पहुंचे, आपको प्याज की खेती करनी थी, तो ऐसी क्या बात हुई, ऐसा कहाँ आपको जरूरत महसूस हुई कि आपने एक ऐसी मशीन बना दी जो कि आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है? सर जी, मैं एक फार्मर हूँ और फार्मर के नाते मेरे को हर समस्या का पता है जी। तो मैंने किसानों की समस्या को देखते हुए कुछ ऐसी मशीनें बनाई जी। जो शुरुआत में मैंने एक निराई गुड़ाई की मशीन बनाई थी जी, तो वो चला के किसानों ने देखा और उसका रुझान बहुत बढ़िया हुआ जी। तो फिर लोगों ने समस्या को देखते हुए मेरे को बोला कि ऐसी मशीन हो जाए जो प्याज की नर्सरी न करके सीधी बुआई उसमें की जा सके जी। तो मैंने यही मशीन बना के किसानों को दी। और मतलब असल में इस मशीन का आविष्कार आपने इसलिए किया, इस मशीन की खोज आपने इसलिए की क्योंकि आपको लग रहा था कि जो काम मेरे पूर्वज करते आए हैं, जो काम मेरे बड़े बूढ़े करते आए हैं, जो अब तक किसान कर रहे हैं, उसमें मेहनत ज़्यादा है और आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे, आप चाहते थे कि कम मेहनत में आपका काम पूरा हो। यही मशीन मैंने बनाई है जो किसानों को लेबर कॉस्ट भी कम करे और एक मौसम की मार से बचे जी। और कई बार क्या होता है कि टाइम पे लेबर नहीं होने की वजह से टाइम पे फसल लगती नहीं है, तो ये मशीन से क्या है कि एक दिन में कम से कम 20-25 बीघा में बुआई कर सकती है जी। लेकिन जब आप इस मशीन को बनाने की सोच रहे थे, उस समय पर परंपरागत रूप से प्याज की जो बुआई होती थी वो पौध के रूप में होती थी, तो जिस समय आप इस मशीन को बना रहे थे उस समय लोगों ने, किसानों ने आपको कहा नहीं कि ये मशीन सक्सेसफुल नहीं होगी, या आप इसमें समय व्यतीत कर रहे हो, या आपके घर वालों ने कहा होगा कि इस हमारे खेत में तो अगर आप एक बार करोगे तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, क्या था? देखिए, शुरू में तो समस्या आती रहती है, लोग आलोचना भी करते हैं और समस्या भी बताते हैं, तो मैं यही सोच के कि किसानों का कुछ भला हो सके, और मैं किसान हूँ और खेतों में जाके मैं देखता हूँ और फसल भी बुआई करता हूँ, तो मेरे को ये हर चीज़ का पता था। लेकिन मैं लोगों की आलोचना नहीं देखते हुए कुछ मशीनों का मैं ये किसानों के अनुरूप ही मैंने मशीनें बनाई। ट्रेडिशनल रूप से जो हमारे जो नर्सरी करते थे छिड़काव विधि से, उसमें 50% सीड बाहर रह जाता था जी। और सीड इतना महंगा था कि किसान को बहुत वो नुकसान उठाना पड़ता था। इसलिए मैंने शुरुआत में ये एक मैनुअल सीडल बनाई जो प्याज की नर्सरी तैयार करती थी जी। फिर लोगों को ये पसंद आई, तो धीरे धीरे अलग रुझान हुआ किसानों का कि डायरेक्ट सोइंग करने के लिए भी मैंने मशीन तैयार की किसानों को कहने की वजह से। और 3 साल तक मैंने उस मशीन पे स्टडी की, किसानों को पूछता रहा, भाई लाइन टू लाइन दूरी कितनी चाहिए आपको, तो मैं एक डायरी में लेके उसको नोट करता रहा। तो फिर जितने लोगों का ज़्यादा रुझान हुआ उसी हिसाब से मैंने उस मशीन की डिज़ाइन की। मशीन आपने बनाई और ये आवाज़ इन्फोसिस तक पहुंच गई, ये आवाज़ महिंद्रा समृद्धि तक पहुंच गई कि उन लोगों ने आपको बुलाकर इसके लिए फंड जनरेट कराया, इसके लिए अवार्ड दिया। ये सब कैसे हो पाया? सर, इन्फोसिस का तो ये है कि मैंने ऑनलाइन एक कोई देखा था इसका एड, तो मैंने इन्फोसिस में
अप्लाई की तो मेरा इन्फोसिस में सिलेक्ट हुआ था जी और मेरे को इन्फोसिस ने खरपतवार हटाने की एक इलेक्ट्रिक वीडर बनाया था मैंने। जी। उस मशीन पे मेरे को ब्रॉन्ज अवार्ड मिला और 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की। जी। और महिंद्रा समृद्धि में भी आपको अवार्ड मिला। महिंद्रा समृद्धि ने मेरे को अवार्ड दिया था 2019 में और ये जितने भी इक्विपमेंट बनाए उनके ऊपर मेरे को अवार्ड मिला था। जी। चलिए, 2 मशीनें आपने बना दी। आपने एक मशीन बनाई जिससे कि प्याज के बीज की बुआई कर सकते हैं। दूसरी मशीन आपने ओनियन हार्वेस्टर की बनाई। वहाँ तक ठीक था, वहाँ तक आप अपनी खेती के हिसाब से काम कर रहे थे, ठीक है, वो चीज़ें प्रसिद्ध हो गई। लेकिन अचानक एक रात आपको सूझता है कि हम रोबोट बनाएं जिससे कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो सके और पॉली हाउस जैसी चीज़ों में हो जाए। तो ये कहाँ से आइडिया है आपका कि आप एक रोबोट बनाएं और वो भी खेत में काम करने वाला? देखो, रोबोट का तो ऐसा है कि जो पॉली हाउस में स्प्रे करते हैं, मैनुअली हाथ से स्प्रे करते हैं, तो पेस्टिसाइड का डायरेक्ट फेफड़ों में असर होता है जी। तो जो पॉली हाउस का जो मालिक होता है वो तो काम करता नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मजदूर होते हैं, वो उनको लगा के वो मजदूरी में रख के वो काम करवाते हैं, तो उनको ये हेल्थ के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है जी। और मेरे सामने एक ऐसी घटना हुई कि एक फार्मर की मौत हो गई थी। काफ़ी दिनों से वो पेस्टिसाइड का यूज ले रहे थे जी। तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसा रोबोट तैयार किया जाए जो बाहर बैठ के पॉली हाउस के अंदर स्प्रे कर सके। जी। हमारे दर्शकों को हम बता दें, पॉली हाउस 1 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा बंद खेत होता है जिसमें संरक्षित खेती आप कर सकते हैं। ऐसी खेती कर सकते हैं जिसके टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हैं। वो चारों तरफ से बंद होता है, बिल्कुल उसमें हवा जाने के लिए कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, इसके अलावा बिल्कुल वो बंद होता है। और उसमें जब किसान पेस्टिसाइड की छिड़काव करता है तो वो जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो जो केमिकल्स हैं, वो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। तो उन सबको देखते हुए श्रवण कुमार बाजिया ने सोचा कि क्यों ना सभी किसानों को मदद की जाए और एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे कि पॉली हाउस के अंदर वो मशीन जाए और किसान बाहर से बैठकर रिमोट से उसे कंट्रोल करता रहे। कहाँ तक पहुंचा आपका ये प्रयास जो आप बता रहे हैं? सर, ये प्रयास जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीडीएम साहब हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि आप ऐसी एक नई मशीन बनाओ तो हम आपको फंड दिलवा सकते हैं जी। तो ये रोबोट के लिए मैंने उनको अप्लाई किया था और रोबोट के लिए मेरे को 2 लाख रुपए का फंड दिया। कहाँ से मिला सर ये फंड? नाबार्ड ने मेरे को नाबार्ड जैसी संस्था अगर आपको फंड दे रही है, इसका मतलब उनकी नज़र में एक मशीन सही है और उन्होंने अप्रूव कर दिया इसे? हाँ सर, ये वो फंड देने के बाद मैंने ये रोबोट तैयार किया और इसका डेमोस्ट्रेशन भी हो रहा है और नाबार्ड इसका प्रचार करेगा, हर किसानों तक पहुंचाएगा और नाबार्ड के सहयोग से ही ये मैं बना पाया हूँ। जी हाँ, काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ़े तकलीफ होना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है कि श्रवण बाजिया ने एक बहुत लंबा समय आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए निकाला, परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे ये खेतों की इन समस्याओं को किसानों से पूछकर उनके लिए मशीनें बना लगे, तब से श्रवण बाजिया का समय बदल गया है और वो अब खेतों के वैज्ञानिक के रूप में जाने जाने लगे हैं। जो आपको सबसे पहला अवार्ड मिला इन्फोसिस से, जहाँ पे आपको अवार्ड मिला था, उसके बाद की जो लाइफ है, उसके बाद का जो परिवर्तन है, जो लोग आपको कहते थे कि ये मशीन नहीं बन पाएगी, अब उन लोगों का क्या रुझान है? सर, सबसे पहले तो मेरे को इन्फोसिस से पहले एनआईटी ने अवार्ड दिलवाया था जो नेशनल अवार्ड था जी। तो उस टाइम में ही लोगों को पता चल गया था कि कुछ तो है इसमें जो बना रहा है, तो नहीं तो ये नेशनल अवार्ड कैसे मिलता। जी, जी। और अभी तो ये प्रूफ हो गया कि जो मैं एक मशीन तो बनाई नहीं, मैंने बहुत सारी मशीनें बनाई है जी। तो कई लोग बाग बोलते थे कि यार एक मशीन बनाई है, चलो ये तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैंने बहुत सारी मशीनें बनाई है किसानों के लिए। तो लोगों का ये अब थोड़ा सराहना का काम हो गया और सब लोग मुझे बता दे भी, समस्या भी बता दे, समस्या के हिसाब से मैं मशीनों को डिजाइन करता हूँ। कौन सी मशीन है जो इस समय पर सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड में है या जो बिक रही है भारत भर में? सबसे ज़्यादा मेरी जो ओनियन सीडर है ये सबसे ज़्यादा बिक रही है और इस मशीन को मैंने यूटिलाइज किया है और ये मल्टी यूज़ भी बनाया है और ये हर सीड में काम आएगी। और ये धान की बुआई है, चने, सरसों, गेहूँ, जो जितने भी सीड है सबका ये सोइंग करेगी। तो अभी कहाँ आपकी मशीन, मतलब अब तो सीकर में आप अपना काम शुरू कर चुके हैं? देखो, राजस्थान में तो सब जगह मेरी मशीन जाती है। अभी मेरे को उड़ीसा का भी ऑर्डर आया है और महाराष्ट्र में। किस चीज़ के लिए? धान के लिए। अच्छा, अब मतलब ये सेम मशीन जो कि आप प्याज के लिए यूज़ करते थे, उपयोग में लेते थे, वो अब धान के लिए उपयोग में आने लगी?
जी सर। तो धान में तो जहाँ तक हम लोग समझते हैं, जहाँ तक एक किसान भाई समझते हैं, धान में तो पानी भर के उसके बाद फिर उसकी पौध को रुपाई की जाती है, उसके बाद धान लगता है। ये मशीन उसमें कैसे काम आएगी? सर ये तो लोगों की धारणा है थोड़ी, और इस पे मैंने काफ़ी सारी स्टडी की है, और नर्सरी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सोइंग करने से भी मतलब ये सब फसल हो जाती है। जी, मतलब डायरेक्ट सोइंग आप धान की उसमें कर सकते हैं। देखो प्याज सबसे कठिन काम प्याज का है, तो प्याज की डायरेक्ट सोइंग होती है तो धान की क्यों नहीं हो सकती? उसमें धान की भी बढ़िया हो जाती है, और अच्छा। उसमें लेबर कॉस्ट बहुत कम आती है किसान। ठीक है। ओनियन हार्वेस्टर जिसका कि आपको अभी-अभी पेटेंट मिला है, ये मशीन के लिए आपने पेटेंट के लिए अप्लाई कब किया था? सर ये 2015 में मैंने अप्लाई किया था, और ये अप्लाई एनआईएफ ने की थी, जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है जी। उन्होंने सब, मैं तो पता ही नहीं था कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्या जी। नहीं है, ये सब एनआईएफ ने किया था, और 2015 के बाद मेरे को ये अभी इसका पेटेंट मिला है। इतने साल बाद आपको अभी इसका पेटेंट मिला है। वाकई में सब्र रखना बहुत जरूरी होती है। खैर, किसान की आवाज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम किसान की आवाज में, जिसमें हम आवाज उठाते हैं उन किसानों की जो कि अपने खेतों को रिसर्च सेंटर बनाकर वहां पर ऐसे ऐसे आविष्कार कर डालते हैं, ऐसे ऐसे काम कर डालते हैं जो कि अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, अन्य किसानों की आय बढ़ाने के साधन बनते हैं, और अन्य किसानों को बताते हैं कि हाँ, ये भारत कृषि प्रधान देश है जिसमें कि खेती करने पर ही आपको वो सब मिलेगा जिसकी कि आपको ज़रूरत है। जो किसान अक्सर ये कहते हैं कि खेती में हमें पैसा नहीं मिलता, आय नहीं मिलती, आमदनी नहीं मिलती, उन किसानों को देखना चाहिए, इन श्रवण कुमार बाजिया जैसे किसानों को, जो कि किसी प्रकार से अपनी समस्याओं को धत्ता बताते हुए, अपने हौसले के हिसाब से अपने हौसले को बढ़ाते हुए कुछ आविष्कार कर डालते हैं। श्रवण जी, आपने बताया कि आपने ना इन्फोसिस में अप्लाई किया था, ना एनआईएफ में अप्लाई किया था। कौन वो लोग थे जो कि आपको मदद कर रहे थे इन सब के लिए? एक ऐसे आदमी के लिए जो कि खेतों में उस समय पर लगा हुआ था अपने आविष्कार को करने में, परंतु फिर भी लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए आपकी तरफ से अप्लाई कर रहे थे इन सब जगहों पे। सर मेरे जो वर्कशॉप था उसके पास में जो बैंक मैनेजर थे हमारे, वो काफ़ी इंस्पायर थे मेरे से जी। तो उन्होंने जो भी मैं देखता, जो ऑनलाइन जो भी फार्म भरा जाता, मैं उनको बताता, और उन्हीं की सहायता से मेरे को ये सब चीज़ें मिली है। और जी हाँ, मतलब लोगों का साथ आपको मिलता रहा। एक तरफ लोग आपको ये कह रहे थे कि ये नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कहने वाले थे कि आप करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। चलिए, आपने बताया कि आप रोबोट की तैयारी कर रहे हैं। रोबोट आपका लगभग तैयार है जो कि पेस्टिसाइड्स के छिड़काव के लिए काम में आएगा। परंतु श्रवण कुमार बाजिया जी, इस समय पर तो अब ऑर्गेनिक खेती का जमाना है, जैविक खेती की तरफ लोग बाग आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि जैविक खेती में भी मदद कर सके? रोबोट अपनी जगह अच्छा है, एक आपका अच्छा काम है जो आपने बनाया, अच्छा इनोवेशन है, परंतु क्या जैविक खेती के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? जैविक खेती के लिए सर मैं कर रहा हूँ, जो सीड्रिल, ऐसी सीड्रिल तैयार कर रहा हूँ। अभी बनाई तो नहीं है मैंने जी। लेकिन काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रही है। जैसे सीड के साथ में फर्टिलाइज़र का यूज लेते हैं और साथ में सोइंग करते हैं जी। तो मैं ऐसी मशीन तैयार कर रहा हूँ जो हमारा नेचुरल खाद होता है, पशुओं का गोबर का खाद होता है, उसको बारीक करके उसी के साथ में जैसे फर्टिलाइज़र की बुआई करते हैं तो उसी खाद को हम साथ में बुआई कर सकते हैं। तो वो क्या है कि एक एक सीड के पास में थोड़ा थोड़ा खाद मिलेगा तो वो बहुत बढ़िया काम करेगा जी। और इतना खाद हम डालते हैं खेत में लेकिन वो हर सीड के पास में पहुंचता नहीं है और वो थोड़े दिनों में कचरा होके वो नष्ट हो जाता है। ठीक है। पॉली हाउस के अलावा आपका जो ये रोबोट है वो और क्या क्या काम कर सकता है और किस किस तरीके से किसानों के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा? देखो ये पॉली हाउस के लिए मैंने मेन तो पॉली हाउस के लिए बनाया है जी। और इसका यूज़ हम खरपतवार हटाने के लिए भी कर सकते हैं जी। और मेरा आइडिया ये भी चल रहा है कि जो ऐसे बहुत सारे जो पैरालाइज हो जाते हैं आदमी, उसको वो बहुत मजबूर हो जाते हैं, उनको बाथरूम में जाने की वो बहुत सारी समस्या होती है। तो मैं यही चीज़ सोच रहा हूँ कि ऐसी ये रोबोट ऐसा तैयार हो जाए जो उस आदमी की मदद कर सके। जी, मतलब इन दिनों में जहाँ पर कि अब अधिकतर घर के अधिकतर बच्चे शहर को पढ़ने को चले जाते हैं, उसमें किसान एक आदमी है जो कि खेत को संभालता है, तो अकेला आदमी भी इस रोबोट की मदद से बहुत सारे काम कर सकता है। यही आपका विचार है?
यही विचार है सर मेरा। और ये सुरक्षा भी कर सकता है, इसमें कैमरे वगैरह सब लगे रहते हैं और ये कम से कम इसकी 1 किलोमीटर की रेंज है। 1 किलोमीटर तक ये काम करके वापस आ सकता है। 1 किलोमीटर तक काम। तो अभी तक कहाँ तक पहुंचा? इसके पेटेंट के लिए या इसको नाबार्ड ने अप्रूव किया है, लेकिन अभी इस पे काम कर रहे हैं आप? इसका आपने लॉन्चिंग वगैरह जो करनी थी कर चुके आप? सर इसका उद्घाटन अभी बाकी है और पेटेंट फाइल तो मैंने कर दी है। एनआईएफ के द्वारा ये पेटेंट फाइल मैंने जारी की है जी। और अभी इसके ऊपर ये तो पहला मॉडल बना है, इसमें सुधार के बहुत सारे चांस है, तो अभी इसमें और काफ़ी सारे सुधार होंगे। कहाँ से किसकी मदद लेते हैं? क्योंकि आपने तो कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी नहीं की, कुछ और नहीं किया, और किन किन लोगों की मदद मिलती है आपको इसकी डिज़ाइनिंग तैयार करने में? क्योंकि मशीनों को डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं है, फिर उस पर काम करने में, उसका परीक्षण करने में कहाँ से मदद मिलती है आपको? सर मेरी मदद करने के लिए एनआईएफ इतना बड़ा संस्थान है, जो हम जो भी बोलते हैं वो उसमें अलग अलग डिजाइनर रहते हैं। जी। जैसे मेरे को बैटरी की जरूरत पड़ी है, अब इसमें लिथियम बैटरी डालनी है, तो मैं उनसे सहयोग लूंगा कि इसमें मेरे को इतने पावर की बैटरी चाहिए और ऐसी डिज़ाइन करनी है। वो डाई वगैरह सब वो ही डिज़ाइन करके देते हैं और मैं उनको बता देता हूँ, तो वो इसी प्रकार से ये मशीन मेरी तैयार हुई है। मतलब एनआईएफ एक संस्था है जो आप जैसे इनोवेटर्स हैं उन लोगों की मदद करती है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। सर एनआईएफ की वजह से ही मैं आज इतनी मुकाम पे पहुंचा हूँ, नहीं तो बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे किसान लोग हैं जो उसके जो उसमें टैलेंट होता है वो पता ही नहीं चलता, लोगों को दब के रह जाता है। जी। तो एनआईएफ के लोग आपके पास पहुंचते हैं, खेतों पे पहुंचते हैं, आपको बताते हैं डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए, मतलब आइडिया आपका होता है, बाकी मदद वो लोग करते हैं? हाँ, बाकी मदद वो मैं उनको बोलता हूँ मेरे को ऐसी मशीन की डिज़ाइन करनी है, तो वो उनके पास में डिज़ाइनर रहते हैं, वो सब डिज़ाइन करके हमको दे देते हैं। चलिए, आपने तो अपने खेत को रिसर्च सेंटर बना लिया, आपने तो अपने खेत को प्रयोगशाला बना लिया, आपने तो अपने खेत को एक ऐसी जगह बना दी जहां पर कि आप तरह-तरह के काम करते, इनोवेशन करते रहते हैं, नवाचार करते रहते हैं। तो लोग आते हैं आपके खेत में देखने के लिए आपके काम को, आपके वर्कशॉप को? काम को देखने के लिए भी आते हैं, वर्कशॉप में आते हैं, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ भाई ये मशीन आप यूज में करके देखिए और इसका प्रयोग करके देखिए। तो पहले तो रुझान नहीं था लोगों का, लेकिन अब हर लोग बोलते हैं कि आपकी मशीन हम प्रयोग करके देखते हैं, फिर मैं उनको दे देता हूँ मशीन। जी। चलिए, एक बात आपने बताई कि एनआईएफ आपकी मदद करता है आपकी मशीन को बनाने में, उसको डिज़ाइन करने में, उसको बिल्कुल परीक्षण करने में, परंतु उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो ये है कि वो जो मशीन है वो लोगों तक पहुँचे और आपको उससे कुछ आर्थिक लाभ हो, मशीन बिकने लगे, वो काम आप कैसे करते हैं? सर मैं वो काम, एक तो सोशल मीडिया है, जो फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, जी। इन सब एक्टिव रहता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा सहयोग जो हमारी एग्रीकल्चर कॉलेज जोमनेर है जी। उसमें जो ये इक्यूबेटर को ये सहायता देता है और उसमें मेरा 25 लाख रुपए की कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है। जी। अभी पेमेंट तो नहीं मिला है, लेकिन वो कुछ टाइम से वो मिल जाएगा मेरे को। जी हाँ, बिल्कुल। वाक़ई में इस समय पर जब आप ये कहते हैं कि सीकर के गाँव में बैठा हुआ किसान सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मशीनों को बेच लेता है, एनआईएफ जो संस्था है उस संस्था से वो ऑनलाइन कनेक्ट होता है, वहाँ अप्लाई करता है और वहाँ की संस्थाएं आकर इनकी मदद करती है, तो वाकई में ये बताया जाता है कि पढ़ना लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप दिमाग से काम करते हैं, अगर आप इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑनलाइन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो आप खेत में बैठे बैठे भी अपने बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चला सकते हैं। जी हाँ, एक कदम आगे बढ़ाने वाली बात है। परंतु श्रवण जी, आपके पास फंड आया, अलग अलग संस्थानों से फंड आया, उसके बाद आपने मशीनें बनाई, अब आप जो इन मशीनों को बेच रहे हैं या इनसे मुनाफा हो रहा है वो उस दिन से कितना ज़्यादा है जिस दिन आपने अपनी बाइक के वर्कशॉप को बंद करके खेतों की तरफ रुख किया था? सर आज में और पहले में बहुत फ़र्क हो गया है और लोगों को पता भी चल गया है भाई ऐसी मशीनें बना रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और फंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैं लोगों को बोलता भी हूँ। और बहुत सारी सुविधा है गवर्नमेंट ने भी दे रखी है स्टार्टअप के तहत। स्टार्टअप में मेरा रजिस्ट्रेशन है और मैंने एक लिमिटेड कंपनी बनाई है बीके फार्म मैकेनाइजेशन के नाम से जी। तो ये सारी चीज़ें आजकल गवर्नमेंट ने भी दे रखी है, तो मैं इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ भाई गवर्नमेंट का भी सहयोग मिले और किसानों तक मेरी मशीनें पहुँचे। जी हाँ, जब ड्रीम्स अनलिमिटेड होते हैं तो फर्म अपने आप लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड बन ही जाती हैं। बस आपको अपने सपनों को हमेशा
देखते रहना होता है और उस दिशा में काम करते रहना होता है, ये बताया श्रवण कुमार बाजिया जी। श्रवण कुमार जी, अगली आपके भविष्य की योजनाएं क्या हैं? क्योंकि अब तो आपने सीख लिया है कि जब किसान आके आपको अपनी समस्या बताते हैं और आप उस दिशा में सोचना प्रारंभ करते हैं और नई मशीनें बना डालते हैं, क्या-क्या आपने आगे भविष्य के लिए सोचा हुआ है? देखो, मेरा सफ़र अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी समस्या है किसानों के लिए, तो मेरा प्रयास यही है कि हर समस्या का समाधान मैं जितना हो सके उतना करूं। और ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक पे ही ध्यान देता हूं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ये किसान लोग हैं जो फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करके ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान दें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा श्रवण कुमार जी, आपका सफ़र अभी बाकी है और जो लोग सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, तो ये थे श्रवण कुमार बाजिया जो कि बता रहे थे अपने बारे में, अपने संघर्ष और सफलता की कहानी। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे किसी और किसान के साथ, किसी और संघर्ष और सफलता की कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।